हसन नसरल्ला के असैसिनेशन के बाद जब 1 अक्टूबर को ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल को टारगेट किया, उस दिन से इजरायली जो रिटेलिएशन था वो एंटिसिपेटेड था। आज सुबह जब इजराइल ने ईरान को टारगेट किया तो वो रिटेलिएशन की एक तरह से शुरुआत मानिए। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि एक प्रिसाइज टारगेटेड एक्शन में उन्होंने ईरानियन डिफेंस साइट्स, पर्टिकुलरली वो साइट्स जहां ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल्स मैन्युफैक्चर होती हैं और जहां से लॉन्च होती हैं, और एयर डिफेंस बैटरीज को अपने रिएक्शन में टारगेट किया है। आज सुबह करीब 2:15 बजे ईरानियन टाइम के हिसाब से ये एक्सप्लोजन्स ईरान में सुनाई दिए और उस समय इजरायली डिफेंस फोर्सेस के स्पोक्सपर्सन ने तुरंत एक स्टेटमेंट दिया। In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the state of Israel, right now, the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. इजराइल ने ये हमले 3 वेव में किए। पहला वेव जो था वो ईरान की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ के ऊपर उनका हमला हुआ, जिसका उद्देश्य था कि ईरान की डिफेंस कैपेबिलिटी को इस तरह से नुकसान पहुंचाया जाए जिससे कि इजरायली एयरफोर्स को जो एक फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन चाहिए वो पूरी तरीके से मिल सके, और ईरान अगर रिटेलिएशन करने की कोशिश करे तो उस हमले का भी सामना किया जा सके। दूसरी और तीसरी वेव में वो हमले हुए जहां पे ड्रोन और मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग और लॉन्च कैपेबिलिटीज़ थी, जहां से अप्रैल में और 1 अक्टूबर पे इजराइल पे हमले किए गए थे। सीरियन न्यूज़ एजेंसीज ने ये रिपोर्ट की कि सीरिया में भी, सीरिया के साउथ और सेंटर में भी इजरायली फोर्सेस ने अटैक किया, जिससे कि संभवतः उनको ईरान में एक फ्री ऑपरेशंस की जगह मिले। ईरान का कहना है कि इस ऑपरेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ ने मीट किया और बहुत लिमिटेड सक्सेस मिली इजराइल को अपने इस एक्शन में। पर जो विजुअल्स अभी तक अवेलेबल हैं सोशल मीडिया पे और न्यूज़ वेबसाइट्स में, उसमें ईरानियन डिफेंस कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा फंक्शनल नहीं नज़र आ रही हैं। एयरफोर्स के इस एक्शन में दर्जनों रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट्स, फाइटर जेट्स और स्पाई प्लेन्स ने पार्टिसिपेशन किया। इजरायली एयरफोर्स ने स्वयं इसको एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन कहा है, जो करीब 1600 किलोमीटर की दूरी तय करके ये ऑपरेशन किया गया है। एयर डिफेंस का न होना ये इस चीज़ को दर्शाता है कि कोई भी इजरायली एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट नहीं किया गया और न ही कोई इजरायली एयरक्राफ्ट हिट हुआ है। अब ईरानियन एयरफोर्स क्यों नहीं मोबिलाइज की, क्यों नहीं स्क्रैम्बल की, क्यों नहीं उसने इंटरसेप्ट किया इजरायली प्लेन्स को, यह विषय या तो वो अनविलिंग थे इजरायलीज़ को सामना करने में या अनेबल थे। दोनों ही संभावनाओं में इजराइल ने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में, जिसको कहा जाता है, एक अपर हैंड ले लिया है। 1 अक्टूबर को ईरानियन अटैक और उसके बाद आज सुबह का इजरायली रिटेलिएशन, ये दोनों दर्शाता है कि ये देश ये युद्ध को किस तरह और किस तरफ लेके जाना चाहते हैं और किस तरह से लड़ना चाहते हैं। और इसका एक बहुत मुख्य कारण दोनों देशों की इकोनॉमी भी है। इजराइल जो अपने टेक्नोलॉजी सेक्टर की वजह से काफ़ी हाई परफॉर्मिंग इकोनॉमी रहा है, याद रहे इसकी जीडीपी पर कैपिटा 2021 में 6.8% पे ग्रोथ की थी। 2022 में जीडीपी पर कैपिटा 4.8% पे ग्रो कर रही थी। पर जो 2023 में जो हमास के साथ युद्ध शुरू हुआ, जो धीरे धीरे पूरे उस क्षेत्र में फैल चुका है इजराइल के लिए, उसकी वजह से ये जीडीपी करीब 20% जो कॉन्ट्रैक्ट की है। और इस साल जो बैंक ऑफ इजराइल का प्रोजेक्शन है कि इकोनॉमी सिर्फ 1.5% पे ग्रो करने की संभावना है 2024 में। जिस तरह से ये युद्ध चल रहा है, जिसको कहा जा सकता है कि एक अनफिनिशेबल वॉर है, ये समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हिजबुल्लाह के साथ, हमास के साथ, ईरान के साथ, हुथीस के साथ, उससे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इजराइल को करीब 67 बिलियन यूएस डॉलर्स का खर्चा आएगा 2025 तक। ये इसके बावजूद कि यूएस ने उनको करीब 14 बिलियन डॉलर की मिलिट्री एड दी है, फिर भी इजराइल के लिए इस युद्ध को लंबा खींचना काफ़ी
कठिन होता चला जाएगा। इसीलिए इजराइल की इच्छा है कि ये युद्ध जो है, ये वॉर जो है, एक फास्ट वॉर हो और उसका अंत में उद्देश्य है कि किसी तरीके से अगर रजीम चेंज किया जाए सके, ईरान में जो आयतुल्ला रजीम है, जो वहाँ के मौलाना रजीम है, उसको अगर चेंज किया जा सके तो वो इजराइल अपनी विजय मानेगा। ईरान जो स्वयं एक ऑयल बेस्ड इकॉनमी रहा है अभी तक, वो जो अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए उसके ऊपर, उसकी वजह से वो काफ़ी उसका भी नुकसान हुआ है। पर क्योंकि चाइना उससे सैंक्शंस के बावजूद तेल खरीदता रहा है, तो ईरानियन इकॉनमी जो है वो 4.3% करीब ग्रो की है 2023 में। बट उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग, उनका फूड प्राइसेस, उनका इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और आयतुल्ला रजीम, जिस तरह से वो आयतुल्ला ने वहाँ महिलाओं का भी शोषण किया है, दमन किया है और हर वॉइस को दबाने की कोशिश की है, उसकी वजह से वो ईरान का रजीम भी बहुत पॉपुलर रजीम नहीं है। इजराइल के ऊपर ईरान ने जिस तरह से प्रॉक्सीज को खड़ा किया है, हमास हुए, हुथी हुए, हिजबुल्लाह हुए, और इनमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किया है। ईरान ने अपनी आर्मी में उतना इन्वेस्ट नहीं किया जितना इतने प्रॉक्सी ग्रुप्स में इन्वेस्ट किया। इसको आप बहुत पाकिस्तान की तरह मान सकते हैं कि हिंदुस्तान को रोकने के लिए जिस तरह पाकिस्तान ने लश्कर और हिजब, इन तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस है, उसमें जिस तरह से उन्होंने इन्वेस्ट किया है, वैसे ईरान ने अपने प्रॉक्सीज में किया है। तो ईरान चाहता है कि युद्ध लंबा चले, जिसको वॉर की परिभाषा में कहा जाता है। इजराइल फील्स अ लो बर्न, मतलब एक हल्की हल्की आंच से जलता रहे इजराइल, और जो कॉस्ट है वो पूरा इजराइल पे जाए इस वॉर का। इजराइल ऑन दी अदर हैंड, उसका ये मानना है कि वॉर को जितना फास्ट किया जाए, जितना क्विक किया जाए, वो सारा बर्डन फिर ईरान पे आ जाएगा। अब सोचने योग्य बात यह है कि क्या ये जो वर्ल्ड कम्युनिटी है, ये दुनिया भर के देश हैं, वो कब तक ऐसे युद्ध को चलने देंगे। समस्या ये भी आ रही है कि यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे हैं और यूएसए कहीं ना कहीं चाहता है कि वो ईरान के रेजिम को, जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस अपने आप को ईरान कहता है और यूएस और इजराइल उसको एक्सिस ऑफ इविल कहते हैं, वहाँ पर रेजिम चेंज कर सके, वहाँ सरकार बदल सके। यूएस इंटेंशन काफ़ी दिन से रहा है। दूसरा पक्ष है जिसको कहा जाए, जो पुराने ज़माने में पोल हुआ करता था, अब वो एक तरह से बाई पोल हो चुका है, जहाँ दो जुड़ चुके हैं, रशिया और चाइना। रशिया यूक्रेन से स्वयं युद्ध में लगा हुआ है और चाइना का इंटरेस्ट है कि यूएस को जितने ज़्यादा से ज़्यादा उसकी क्षमताओं को फैला दिया जाए, उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को फैला दिया जाए, उतना ही चाइना को साउथ चाइना सी और ताइवान को हैंडल करने में आसानी होगी। वो युद्ध विराम बिल्कुल नहीं चाहता है। एक तरह से कहा जाए तो यूएन जो सबसे बड़ी बॉडी है, वो धीरे धीरे करके ग्राउंड लेवल पे और ऑपरेशनल लेवल पे वो डिसफंक्शनल होती जा रही है। अब ईरान और इजराइल को ले, जो दोनों देश हैं, इजराइल एक डेमोक्रेसी है, इस बात का ध्यान हमको रखना होगा। और किसी भी डेमोक्रेसी में कोई भी लीडर, चाहे वो नेतन्याहू हो, चाहे वो कोई भी दुनिया का लीडर हो, वो जो 7 अक्टूबर जो 2023 का जो हमला हुआ था हमास का, जो एक बर्बर हमला था, उस हमले के बाद से युद्ध विराम की बात करके अपना जो पॉलिटिकल डिविडेंड उसने इतने दिन में कमाया है, ये लड़ाई लड़ करके, हमास हिजबुल्लाह के जो लीडर्स हैं उनको मार करके, वो अधूरे में छोड़ करके वो पॉलिटिकल डिविडेंड खोना नहीं चाहता है। ईरान जहाँ पे एक ऑटोक्रेसी है, जिसको कहिए आयतुल्लाक्रेसी है, वो ऐसा सिस्टम जो है वो सिर्फ और सिर्फ फियर पे रूल करता है, जहाँ जनता अपने नेता से डरती है। अगर कहीं भी वो बैक डाउन करते दिखता है तो वो फियर समाप्त हो जाता है। तो उसके रिपरकशंस जो होते हैं वो सिर्फ वॉर तक नहीं सीमित रहेंगे, वो उसके दरवाजे तक वापस आ जाते हैं। उन लीडर्स को फिर सरकार और सत्ता चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक नटशेल में कहा जाए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं थिंग्स आर लुकिंग वेरी ब्लीक, मतलब युद्ध समाप्ति की जो संभावना है वो दिन पर दिन क्षीण होती चली जा रही है। हम आगे इस विषय पे और चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।